कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। तो बच्चे समर चहल दीपांशु शांगा, 10 रुपए में आजादी के तहत आपके बीच में एक बॉक्स आया था और ये जन आंदोलन निधि के रूप में इकट्ठा किया गया और इन दोनों बच्चों ने यहाँ पर उपस्थित हमारे साथियों से पैसा कलेक्ट करके 6,724 रुपया जन आंदोलन निधि के रूप में इकट्ठा किया गया है। इन दोनों बच्चों को मंच पे आकर मेरे साथ निधि सुपुर्द करें दीपांशु शांगा और समर चहल। माननीय लालचंद सैनी जी, प्रधान सैनी समाज भवन रुपए की जन आंदोलन निधि देकर सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय लालचंद सैनी जी, प्रधान सैनी समाज हल्का पावर, 3100 रुपए जन आंदोलन निधि देकर मेसराम साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। वक्ता की कड़ी में आके मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय कट्टाराम जी कश्यप, समय को ध्यान में रखते हुए केवल 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। माननीय कट्टाराम जी आज के इस महासम्मेलन के साथियों, यहाँ पर जेब कचरे घूम रहे हैं। कई साथियों की जेब कटकी अभी भी फोन रहा है। ध्यान रखें, जेब को कई जेब कचरे घूम रहे हैं, कईयों की जेब कटी है, वो थोड़ा सावधान रहे। कट्टाराम कश्यप जी रिटायर्ड डीएसपी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कट्टाराम कश्यप जी अपनी बात रखेंगे। इस महासम्मेलन में आज मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार सैनी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय वामन मेश्राम जी, सभी सम्मानित हमारे महिला पदाधिकारी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं और हमारे तमाम हरियाणा से जो आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हो 10 बजे, मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और महापुरुषों को अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि समय बहुत हो चुका है। आपने बहुत धैर्य से सबको सुना है। अब केवल माननीय राजकुमार सैनी जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी, हम उनको सुनने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आपस में बातचीत बंद करके इनके विचारों को सुने, इनके बताए गए रास्ते पे अमल करें। जैसे ये इन्होंने एक किस्म की शुरुआत की है, शुरुआत क्रांति, इसको आप लोगों ने आपके सहयोग से, आपने इनके सहयोग से बहुत आगे तक लेके जाना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी एकजुट होकर हमारे दोनों ही नेताओं का साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मनीषा बिरला जी, जिस दिन से इस कार्यक्रम की डेट निर्धारित हुई थी तब से लेकर आज तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार फील्ड वर्क कर रही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मनीषा बिरला जी को समय को ध्यान में रखते हुए बात करने को 1 मिनट में बात को समाप्त करने का कष्ट करें। माननीय मनीषा बिरला जी। माननीय वामन मेश्राम जी और राजकुमार सैनी जी और तमाम लोग जो यहाँ पर गुजरात क्रांति रैली में आए हुए हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। एक बार आप सब जोर से एक नारा देना है। जो चंडीगढ़ में बैठे हैं ना, अनुवादी लोग कुर्सियों पर, उनकी
पूर्व बीएमपी माननीय वामन मेश्राम साहब को 5,000 रुपए जन आंदोलन निधि देकर सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय विनोद खेड़ा जी और उनकी पूरी टीम शिवानी भिवानी से 5,000 रुपए देकर माननीय वामन मेश्राम साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया जल्दी से मंच पर आए और माननीय मेश्राम साहब को सम्मानित करने का काम करें। विनोद खेड़ा जी और उनकी पूरी टीम। वक्तान कड़ी में आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय अमित खत्री जी। कृपया डाइस पे आकर अपनी बात रखिए माननीय अमित खत्री जी। समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखिए माननीय अमित खत्री जी। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। आज हरियाणा के अंदर क्रांति का प्रतीक महम चौबीसी की चबूतरे पर आयोजित सूतराज क्रांति के मुख्य अतिथि बहुत मान और सम्मान के योग्य पूरे देश की शान आदरणीय श्री वामन मेश्राम जी, बहुत ही आदर और मान के योग्य हमारे हरियाणा की बैकवर्ड की पिछड़े वर्ग की और अब तो मैं कहूंगा 35 बिरादरी की शान कर्मठ हमेशा समाज के बीच में रहने वाले आदरणीय बड़े भाई श्री राजकुमार सैनी जी, बहुत ही आदर और मान के योग्य सूतराज क्रांति के आयोजक सम्मानित टीम, सभी मान्यवर कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और आदर और मान के योग्य जिन्होंने हमेशा समाज के अंदर अपना अमूल्य योगदान दिया, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में चलते रहते बड़े भाई मान्यवर श्री तेजवीर सैन जी, बहुत ही आदर और मान के योग्य भाई कालू सोनी जी, वह सभी सम्मानित मंच को यहाँ उपस्थित मेरे समाज के, मेरे परिवार के बुजुर्ग और युवा साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी को आपके इस बेटे, इस भाई अमित खत्री की हाथ जोड़ के नमन। साथियों, यह विषय सिर्फ किसी भाषण देने का नहीं है। यह विषय, आज का जो विषय है, यह खाली मंच लगाना या आपको बोल सुनाना नहीं है। यह विषय है कि देश के अंदर आज जो हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए और अपने हक और अपने अधिकारों की लड़ाई को कैसे जीता जाए। आज इस विषय को लेकर आपके बीच में अलग जगाने के लिए जो राजकुमार सैनी जी पिछले कितने समय से जिन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता को छोड़ दिया, एक ऐसी देश की सरकार को दिखाया कि राजकुमार सैनी तो पिछड़ों का है और हर शोषित वंचित समाज के न्याय के लिए खड़ा रहेगा। वो राजकुमार सैनी हमारे बीच में है। वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐसी लड़ाई चलाई है जिस शोषित वंचित समाज के लिए कोई आगे आने का काम नहीं करता और उन बाहुबलियों से टक्कर लेने का काम नहीं करता, उस वामन मेश्राम ने आपके लिए, हमारे लिए पूरे देश में अलग चलाने का काम किया है। एक बार नमन करना चाहिए जोरदार तालियों के साथ मेश्राम साहब को। साथियों, बहुत कम समय लेता हूं, ज्यादा बातें करने के लिए भोले वक्ता हमारे बीच में जिनको हम सुनने यहाँ पर आए हैं और सुनने नहीं है, ये हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को जानते हैं, हमारे दर्द से अपना दर्द मिलाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो हक हमारा है, जो अधिकार हमारा है, हमें उससे वंचित रखा जाता है।
सबसे बड़ा हथियार जो बाबा साहब ने हमें दिया है, वोट की चोट का वार करके तुम्हें नीचे गिराने का काम हम इस प्रदेश का दलित शोषित समाज पिछड़ा वर्ग मिलकर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, कि जिस प्रकार समाज के अंदर भाई तेजवीर सैन दिन रात काम करते हैं, जिन्होंने कभी परवाह नहीं करी, उस वक्त परवाह नहीं करी जब आरक्षण की बात चली थी, आज भी परवाह नहीं करते भाई तेजवीर सैन। अगर उनको मेरा अपना मत है, मान्यवर आधुनिक काशी राम साहब की उपाधि दे दे, तो मैं कहता हूं इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई तेजवीर सैन, आप हम जैसे भाइयों के साथ चलते रहो, और मान्यवर मेश्राम साहब और सैनी साहब आपको कहना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को लड़ो, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए पूरा युवा वर्ग आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वक्ता पड़ी हम आपके में आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय राज्यपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष LSP उत्तर प्रदेश, आपसे निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। माननीय राज्यपाल जी। सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध जी, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी और भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन सबने आज हमें इस मंच पर बोलने का, पढ़ने का अधिकार दिया था। और माननीय आज की सभा के अध्यक्ष पवन मेश्राम जी, आज की सभा के मुख्य चीफ गेस्ट माननीय राजकुमार सैनी जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सम्मानित मंच तथा मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई बहन, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस समय में बहुत ही तेज गर्मी है और काम चल रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ समझ दिया। परंतु साथ साथ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम 85% नहीं बल्कि 90% है। जिस दिन हम एक हो गए, ये सारी सरकारें हिल जाएगी, गति हमारी होगी, राज हमारा होगा। इस वोट की ताकत को समझिए, एक वोट की कितनी कीमत होती है। जिस टाइम प्रधान का इलेक्शन होता है, तो मैं वहां ट्रेनिंग जा रहा हूँ, मैं सेकंड जा रहा हूँ, और मैंने देखा कि एक वोट के ऊपर जब हार जीत होती है, तो कहते हैं प्लीज एक बार और गिन लीजिए, प्लीज एक बार और गिन लीजिए। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक वोट की बहुत कीमत है, इसे सोच समझ कर दीजिए और मनुवादी को बिल्कुल मत दीजिए। मेरा सबसे बस यही निवेदन है, एक हो जाइए, फिर सत्ता तुम्हारी होगी, सारे नियम तुम्हारे होंगे। जो ये नियम तुमको थोपे जा रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब तो हमें शिक्षा से भी दूर किया जा रहा है। शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि उसको ना बिना पढ़ते घुमाकर पकड़ी जा रही है। महंगी फीस हम दे नहीं पाएंगे, सरकारी स्कूल धीरे से बंद हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा कहते हुए मैं अपना समय बाकी दोनों महान विभूतियों को देता हूँ। जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, अभी आपके बीच में माननीय राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तो डाइस पर आके अपनी बात रखें। माननीय राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र। राजकुमार सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक व्यक्ति बंबई से चल करके आपके बीच में आया है। भाई हमारे अलिफ लैला एक नाटक बहुत चला था, हमारे साथ ये नाटक चलता तो 70 साल से अब भी आ रहा है। लेकिन ये बॉबी भाई मुंबई से चल के आपके दर्शन करने के लिए आया। मैं बधाई देता हूँ भाई अपने बॉबी भाई को। बॉबी कश्यप जी, प्यार सिंह कश्यप जी, ये हमारे करनाल जिला से हैं और बहुत ही मुंबई के अंदर आपको अच्छे नाटकों में भूमिका लेते हैं। करते हैं हम आपकी तरफ से बैठो। मित्रों, मंचा से सभी नेताओं ने जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जोर लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो पिछले 4 मास से लगभग आपके बीच में थे भाई तेजवीर सैन और भाई सुरेंद्र पांचाल, और हमारे सुरेंद्र पांचाल के साथ साथ हमारे गाड़ी में तेल भर के हर रोजाना फूकने वाले स्वामी जी, कृष्ण स्वामी जी, हनुमान प्रजापति जी और महेंद्र पंचाल जी, जो इस
महफिल की शोभा आपने बढ़ाई है। हम सारे मंचासीन नेता जो आपको इनवाइट करने के लिए गए थे, इनकी तरफ से भी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो इस महफिल में हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर मामल वेशराम जी पूरे इंडिया के अंदर घूम रहे हैं और इस अंधविश्वास का चीरहरण करने के लिए हमने भी इन्हीं की बातों का अनुसरण करके हर रोज आपके बीच में जब बोलते हैं, बहुत सारे लोग तिरस्कार भी करते हैं, बहुत सारे लोग हमें गालियां भी देते हैं, हमें उनकी गालियां भी कबूल है, उनकी नाराजगी भी कबूल है। लेकिन जब तक हमारा समाज मानसिक गुलाम रहेगा, मैं नहीं कह सकता कि ये समाज राज सत्ता तक पहुंच जाएगा। जो लोग आज भी संदेश के अंदर सूरज को हनुमान निकल गया, धरती में से हाथ चलाते हुए बच्चे निकल गए, सीता निकली आई, कुंती के कान में बच्चा पैदा सूर्य कर गया, मैल से बच्चे बढ़ गए। इस देश के अंदर मछली के पेट से बच्चे इंसान पैदा हो गए, यहाँ पर पूसा से भी बच्चे पैदा हो गए, यहाँ आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन भी सजा करके भगवान बना दिया। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता पत्थर घड़ करके सब मंदिरों में जो बौद्ध शिवालय थे, उन बौद्ध शिवालयों में सजाए गए। शूद्रों को वहां चढ़ने के बैनर रखा गया। अब जिस दिन से आजादी आई है, सारी पूजा पाठ का ठेका हम शूद्रों ने उठा रखा है। वो लोग संविधान पढ़ करके MP, MLA और मिनिस्टर बनते हैं, SP, DC बनते हैं, जज बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, और हम क्या बन रहे हैं? तुम्हारे पर फूल बरसाए जाते हैं कि घोड़े बड़े रहो, कावड़ा ढोते रहो और आप सारा दिन इनके ढोल नगाड़े बजाते रहो। मैं आज आप सब भाइयों के बाद बीच में जो बोलता हूं, मैं कॉपी के माध्यम से कॉपी में आपको देके जाऊंगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे लोग बैकवर्ड के लोग जो है ना, पेट के पापी बहुत हैं। इन लोगों को अपने नेताओं की बात सुनने में बहुत कष्ट रह जाता है। जो तो बैठे रहते हैं उनको लोग जो है बहुत शाबाशी इसलिए नहीं दे पाते कि जो लोग उठ करके चले जाते हैं उनको रोकना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन वो रुकते नहीं। इनके रोकने के लिए भी मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, आप इत्मीनान से भाई वामन वेशराम जी, जो मैं रोज बात आपके बीच में अंधविश्वास के बारे में कहता हूं, हर रोज अंधविश्वास जब तक इस देश के अंदर लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा चलेगी, तब तक आपका भला हो नहीं सकता। हमारे देश के अंदर 4 करोड़ मंदिर हैं। 4 करोड़ मंदिरों में 15 लाख करोड़ रुपया रोजाना सुबह सुबह चढ़ जाता है। बच्चे को कॉपी या पेन मिलने में एक हफ्ता लग जाता है। लेकिन बदकिस्मती है, 4 बजे दुकानें खुल जाती हैं और ढोल निकाले और कीर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। 10 बजे तक वो कीर्तन करते हैं। आज यहाँ पर हमारी बहनों की भी कुछ संख्या है। मैं अपनी बहनों से विनती करूंगा कि आपको बाबा साहब ने संविधान में पढ़ने लिखने के साथ साथ वोट का अधिकार दिया, पति की पिता की जायदाद में अधिकार दिया, आपको दासी प्रथा से वो मुक्ति दिलाई, सती प्रथा से मुक्ति दिलवाई। आप संविधान पढ़ करके SP बन सकती है, DC बन सकती है, इस देश की राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकती है, आप इस देश में जज बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। बदकिस्मती है कि हमारी समाज की जो 50% आबादी है वो महिलाओं की है, जो आज भी मंदिर की आस्था में मानसिक गुलामी की शिकार हुई है। आप लोगों को पूजा पाठ के नाम पर लूटा गया, स्वर्ग नरक के नाम पर लूटा गया। एक दिन मथुरा और वृंदावन के कुछ लोग, मैंने जब कहा रामायण महाभारत इस देश में हुई ही नहीं, हमारे देश की ललई सिंह यादव की किताब को आप पढ़ लो, 19 नवंबर 1976 का फैसला पढ़ लो, और मेरे हाथ में ये पेपर है, ये मैं साथ में लेके आता हूं।
भेदभाव हो रहा था। भेदभाव के खिलाफ हमने एक ही ऐलान कर रखा कि जनगणना कराओ, जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी 100% का रखकर करो। जब तक हम बैकवर्ड लोग ऊपरले लोगों के तलवे चाटते रहेंगे तब तक आप राज की बात सोचना मत। अगर हम छोटे भाई और बड़े भाई सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एससी और बीसी इकट्ठा हो जाएगा, साथियों मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि मर सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन आपके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकता। जब तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक घर के अंदर आखिरी सांस है। मित्रों, जोश के लिए होश चाहिएगा, साहस चाहिएगा, बहुत सारी बातें हैं कहने की, लेकिन आज पूरे अंधविश्वास का चीर हरण करने के लिए आज हमारे पास एक हेडमास्टर आया हुआ है। हम आज हेडमास्टर की बात आपको सुनवाना चाहते हैं। अगर मेरी बात सुनने में आपको कहीं तकलीफ होती है तो हमारे हेडमास्टर की बात सुन करके उसको फॉलो कर लेना। मूर्तियां पूजने से, फूले साहब की मूर्ति या बाबा साहब की मूर्तियां पूजने से काम नहीं चलेगा। आप जिस दिन जयंती होती है, महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है, उनको हम नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और ईमानदारी से बताओ, अगर सच में हम उनको नमन करने के लिए आए हैं तो क्या हम उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? क्या बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे? अगर आप फॉलो करेंगे, मैं 2024 में हम दोनों भाई आपको राज में बिठा सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। अगर आप भी काम करें, आप भी काम करें, पर्चा हम बांटे, पर्चा हम छपवाएं, खाना हम बनवाएं, सारी रात होगी हमें खाना बनवाते हुए, हलवाइयों के साथ बैठा पैकिंग करी, सारी रात अपने हाथ से आपको खड़वा के जाऊंगा। पर्चा हम बांटे, बैनर हम लगाएं, स्टेज हम ही सजवाएं, कटआउट भी हम लगवाएं और काफी छपवा का भी गाइड करने के लिए आपको हम ही अपने हाथ से बांटे। तो क्या एक आदमी कार्यकर्ता का भी काम करेगा, नेता का भी काम करेगा, फाइनेंशियल का भी काम करेगा, स्टेज सेक्रेटरी बनकर अनाउंसमेंट करने का भी काम करेगा और इंतजाम का भी काम करेगा? क्या ऐसे संभव है? आपके साथ बेईमानी हुई है संविधान में। संविधान अभी लागू ही नहीं हुआ, संविधान लागू करना है। हमारे लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है। संविधान तो इतना मजबूत उन्होंने अलमारी में बंद कर रखा है, उसे संविधान को खतरा नहीं है क्योंकि वो किताब तो लागू ही नहीं हुई। अगर वो लागू हो जाती वो तो ताला बंद करके रख रखी है। संविधान की किताब बन के रह गई। अगर संविधान के आधार और प्रिंसिपल लागू हो जाते तो आज देश के अंदर गरीबी मुंह बाए खड़ी ना होती, बेरोजगारी खड़ी ना होती, इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है, इस देश के अंदर बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, इस देश के अंदर गरीबी भी मुद्दा नहीं है, किसान भी मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर तो हिंदू और मुसलमान मुद्दा रह गया है कि तुम 80% खतरे में हो और 20% मुसलमान तुम्हें खा लेंगे। यही मनुवादी लोग अकबर के दरबार में, मुगलों के दरबार में टोडरमल भी वही था, बीरबल भी वही था, तानसेन भी वही था और मान सिंह भी वही था। ये तब खतरे में नहीं आए। आज ये संविधान, बाबा साहब के संविधान की वजह से हम जागृत हो रहे हैं, इसलिए खतरा महसूस कर रहे हैं और तुम्हें हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, जबकि हिंदू नाम की कोई किताब संविधान
सारी बातें हैं, मैं भी वही बातें कहूंगा, वामन मेश्राम भी वही बातें कहें। आज हमारे मेहमान महाराष्ट्र से चल करके पूरा देश भ्रमण करके आज हमारे हरियाणा प्रांत में आए हैं, हरियाणा प्रांत में आए हैं। और हम सब चाहते हैं कि अगर संविधान का प्रारूप कहीं खड़ा करना है, नई संसद भवन बनी है, अरे बाबा साहब का नाम नई संसद भवन के नाम पे रख दिया जाए तो अपने आप संविधान को कुछ प्रारूप मिल जाएगा। मित्रों, जब तक आप बैकवर्ड के लोग, निचले लोगों को अपना भाई मान करके उनके साथ नहीं चलोगे, ऊपर के लोग तब तक आपको लूटते रहेंगे। आज ये एससी और बीसी की जो लड़ाई है, माइनॉरिटी की जो लड़ाई है, वही 15% के खिलाफ जो फतवा जारी रहता है। इस देश में 25 हाई कोर्ट है, एक भी जज नहीं बैकवर्ड का। शेड्यूल कास्ट के 3% जज हैं। इस देश की 40 यूनिवर्सिटियों में अपना मोबाइल खोल कर देखना, शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, 95% जनरल कैटेगरी है। देश की जितनी मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, वो सब रेजिमेंटें निचले तबके की कोई नहीं है। हमारे देश के अंदर सैकड़ों राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत आज तक आपका नहीं गया। मैं कहता हूं जो 800 MP बनते हैं, उनमें भी बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी 400 होनी चाहिए थी, जबकि वोट से बनते हैं। लेकिन वोट आप अपनों को डालते नहीं। और बहुत बड़ी रैलियां, ये तो रैली हम कह सकते हैं महारैलियां तुमने पैदा की, लेकिन क्या परिणाम निकला? कहीं 5000 वोट, कहीं 10,000 वोट, कहीं 15,000 वोट। सिर्फ मेरे को आपने 38,500 वोट दिए, बाकी तो पूरे प्रदेश के अंदर आप 15, 18, 20, 12 आप लोग क्या हो? एक कैंटीन के अंदर 20 लोग खिचड़ी खाया करते थे, 100 बच्चा का राशन बनता था, हर रोज खिचड़ी खानी पड़ती थी। हर रोज खिचड़ी से तंग आए बच्चे शिकायत हुई प्रिंसिपल के पास कि जनाब ये रोज खिचड़ी खिलाता है कैंटीन वाला, भाई वोटिंग कराओ। वोटिंग में किसी ने 20 आदमियों ने जो खिचड़ी खाने वाले थे, खिचड़ी लिख के दे दी। 18 आदमियों ने लिख कर दे दिए परोठे, 12 आदमियों ने लिख कर दे दिया दलिया, 16 आदमियों ने लिख कर दे दिया पाव भाजी, और 14 आदमियों ने लिख कर दे दिया जो है ना वो छोले पूरी। इस प्रकार से 80 के 80 और दूसरे आदमियों ने, किसी ने 18 ने कुछ लिखा, 12 ने कुछ लिखा, 16 ने कुछ लिखा, 14 ने कुछ लिखा। आखिर में खिचड़ी खानी पड़ी क्योंकि 20 तक कोई नहीं पहुंच सका। आज भी तुम 85-15 तक नहीं पहुंच पा रहे, हम रोज जूते खा रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं। लेकिन आप लोग, ये कुम्हार है, ये लोहार है, ये सैनी है, ये चमार है। इस देश में अगर कोई सबसे कामगार जाति है वो है चमार महार जाति, जो आपकी सड़कें बना रही है, जो आपकी बिल्डर भवन निर्माण कर रही है, जो आपकी खेत कल्याण का काम में आपका सहयोग कर रही है, जो इस देश की इंडस्ट्री चला रही है। लेकिन उनसे आप नफरत करते हो जो एक भी भीख मांग करके खाता हुआ नजर नहीं मिलेगा। जो लोग आपको गुमराह करके स्वर्ग नरक के नाम पर लूटते हैं, उनके आप पैर धो करके जमाते हैं। जो लोग आस्तीन में सांप पालेंगे मित्रों, उनको तो किसी दिन भी कोई डसेगा। मित्रों, मेरी आप सब साथियों से विनती है, यहाँ जातीय विरोध नहीं है। हम किसी ब्राह्मण का या किसी ठाकुर का विरोध करने नहीं आए। जो ठाकुर अपने खेत कल्याण का काम कर रहा है, जो ब्राह्मण कोई दुकानदारी का काम कर रहा है, वो साथियों राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति राज सत्ता के माध्यम से निचले तबके को रौंद रहा है या पूजा पाठ के नाम पर ठग रहा है, साथियों उसका विरोध तब तक करेंगे जब तक आप जागृत नहीं हो जाते। बातें बहुत थी, लेकिन भाई वामन मेश्राम जी के मुंह से सुनना चाहेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर
पिछले 2 महीने के अंदर 5 फरवरी से लेकर आज तक आज पहले चरण की रथ यात्रा का समापन हमने यहाँ कर दिया। दूसरा चरण फसल कटाई के बाद फिर स्टार्ट करेंगे और फिर कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आपसे देखेंगे कि आपके अंदर कितनी जागृति आई है, कितने आप में साहस पैदा हुआ है। मैं आज आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं जो अपना काम छोड़ करके फसल कटाई में यहाँ तक आए। शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आपका पुनः एक बार फिर स्वागत। लेकिन जो मेरी बहनें यहाँ आई हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि हम बच्चों को कायर मत बनाएं, जागृत बनाएं। अब तो जेएनयू के अंदर 15 स्टेटों से 100 डॉक्टरों की ड्यूटी गर्भ ज्ञान के लिए लगा दी गई है कि गर्भ संस्कार संस्था बनाए कि बच्चे संस्कारी पैदा हो, वेद शास्त्र पढ़ाओ, वेद शास्त्र नहीं गुलाम पैदा हो। ये व्यवस्था इस देश के लोगों ने आप पाई आप चलते हैं टाड़ी टाड़ी, वो पत्ता पत्ता घूम जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में राजकुमार सैनी के काफिले को रोकने के लिए आज महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम को मनाने के लिए खट्टर साहब आए हुए हैं। अरे मेरे मित्रों, आज तक कभी खट्टर साहब को महात्मा ज्योतिबा फूले या भीमराव अम्बेडकर की याद नहीं आई। सिर्फ वोटा 2024 में कैसे ले, इस वजह से आपके लोगों को रिझाने के लिए। और आपसे भी विनती है कि आप फोटोओं के फूल मालाओं के भरोसे मत रहें, विचारधारा को फॉलो करें। बाबा साहब की और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा से आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे बैठे सभी नेताओं का और विशेष तौर पर ऑर्गेनाइजर भाई महेंद्र जी, तेजवीर सैन जी, सुरेंद्र पंचाल जी, जो लोग इस मिशन पे लगे रहे, हनुमान जी और जो भाइयों ने काम किया, सुरेश प्रजापति जी बहुत मेहनत की, सुरेश ने, स्वामी जी ने, कृष्ण स्वामी ने, हम सब, डॉक्टर शमशेर मलिक जी, हम सब ने भाई लगे रहे। 14 घंटे फोन चलाए कल, फिर भी मेरे मुताबिक आप लोगों की अभी जागृति नहीं हुई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। आप जो वामन मेश्राम जी कह के जाए, उनकी बात को कान बंद करके अपने घरों में अपने बच्चों को समझाएंगे। इसीलिए मैं आज भाई वामन मेश्राम जी का यहाँ पर हरियाणा की धरती में एक बार पुनः फिर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। माननीय राजकुमार सैनी जी, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपने गांव मिश्री से अम्बेडकर भवन समिति के साथ 1100 रुपए जन आंदोलन निधि मेश्राम साहब को देकर सम्मानित करना चाहते हैं। तो छात्रों को आमंत्रित कर मंच पे आकर माननीय वामन मेश्राम साहब को सम्मानित करें। जिन साथियों ने माननीय वामन मेश्राम साहब को जन आंदोलन निधि सुपुर्द करनी है, तो इधर आकर अपना नाम नोट करवा दें, क्योंकि अभी जिस महान शख्सियत को सुनने के लिए आप लोग बेचैन हैं, जो पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बहुजन समाज को ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद करवाने का बीड़ा जिन महापुरुषों ने उठाया हुआ है, माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर के अंदर बहुजन समाज को जगाकर ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद करवाने के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी साथी लोगों का साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय वामन मेश्राम साहब, मूल निवासी नायक, जो बहुजनों की आजादी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डाइस पर माननीय वामन मेश्राम साहब को, वो आए अपनी बात करके। माननीय वामन मेश्राम साहब आज 11 अप्रैल 2023 चबूतरा 24 महल रोहतक, इस तारीख को
ओबीसी महापंचायत के द्वारा शुद्राज क्रांति 2024 सम्राट अशोका की जयंती का भी आप लोगों ने यहाँ पंपलेट में उल्लेख किया हुआ है। साथियों, हरियाणा में हम लोग बरसों से संगठन शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। ये संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए सारे देश भर में आज 31 स्टेट में 31 राज्यों में ये संगठन का जान फैला हुआ है और सारे देश भर में 714 जिले हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर आपके हरियाणा में केवल 23 है, मगर सारे देश भर में 714 है। ये 714 में से 674 जिलों में हम लोगों का देशव्यापी संगठन है और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 6500 तहसीलें हैं, 4000 तहसीलों से ज्यादा संगठन की शाखाएं कार्यरत हैं सारे देश भर में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन की शाखाएं कार्यरत है। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन है। एक इतना बड़ा विशाल संगठन है तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना नागपुर में, वहां 4 लाख लोग लेकर बैठे हैं। आरएसएस के लोगों को अपने हेडक्वार्टर में ताला लगाकर भागना पड़ा। सारे लोग आरएसएस से डरते हैं। खट्टर है तो खट्टर है, एक खट्टर भी डरता है आरएसएस से, खट्टर भी डरता है। तो खट्टर डरता है आरएसएस से और आरएसएस डरता है वामन मेश्राम से। तो आप अंदाजा लगाओ। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं संगठन शक्ति की, मेरी उम्र 18 साल 3-4 साल की रही होगी, 3-4 महीने की रही होगी, 18 साल 3-4 महीने, तब से ये काम कर रहा हूं। आज मेरी उम्र 66 साल चल रही। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। पता नहीं हरियाणा में कितने साल में होता है, 58 में होता है। और जब सरकार उसको रिटायर्ड कर देती है तो वो अपने से कहता है कि मैं टायर्ड भी हो गया। सरकार ने रिटायर्ड कर दिया और मैं टायर्ड हो गया हूं, अब मैं समाज का कुछ करने लायक नहीं रहा हूं। मेरी उम्र 66 साल है, लगभग 48 साल हो गए। एक आंदोलन को सारे देश भर में खड़ा करने के लिए जिंदगी के इतने साल लगाए। बहुत सारे लोग
इतने उम्र के भी नहीं होंगे 48 साल के। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 48 साल नहीं होगी। तो 66 साल की अभी मेरी उम्र चल रही है, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं, टायर्ड भी नहीं हुआ हूं, जंगे मैदान में अभी हूं। ये जो जंगे मैदान है देश का, उसमें जो लड़ाई चल रही है गैर बराबरी को खत्म करने की और देश में बराबरी स्थापित करने की जो लड़ाई चल रही है, वो जो जंग चल रही है, उस जंग के मैदान में मैं हूं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जंग है क्या। इस देश में आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे, हमारे पुरखों का साम्राज्य था, राज था, मौर्य साम्राज्य। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है। ये मौर्य साम्राज्य हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य था और वो अफगानिस्तान तक था। मौर्य काल का नक्शा भारत का देख लो। जो नया भारत का नक्शा है वो तो ब्राह्मणों ने तोड़ दिया, भारत पाकिस्तान बनाकर उसके टुकड़े किए। मगर भारत का नक्शा हमारे पुरखों के द्वारा अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी। अफगानिस्तान तक की भूमि एक भारतवर्ष का हिस्सा थी। ये देख लो, नक्शा देख लो हमारे पुरखों का। और सम्राट बृहदत्त मौर्य, आखिरी सम्राट, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। ध्यान रखो, नाम बता रहा। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इस देश में ब्राह्मण राज की स्थापना हुई। ये ध्यान रखो। और उस ब्राह्मण राज के सहारे से ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाटों के टुकड़ों में उनको बांटा। जो आपके हरियाणा में शेड्यूल कास्ट है, वो सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनको ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार अछूत कहा जाता है। जो अछूत है वो शूद्र नहीं है, ये ध्यान रखो। शूद्रों से भी नीचे जो लोग हैं वो अछूत है। शूद्रों से नीचे 3 सामाजिक समूह है। एक शेड्यूल कास्ट है अछूत, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब, वो भी शूद्र से नीचे है, अब तीसरा है नौवीं ट्राइब। ये 3 बड़े सामाजिक समूह, एक ओबीसी शूद्र के नीचे है, जिनकी संख्या देश में 35% से कम नहीं है। अगर 140 करोड़ जनसंख्या है और अगर उसमें 35% लोगों का अंदाजा लगाओ तो आपको कितने करोड़ लोग होंगे इसका अंदाजा आपको लगेगा। साथियों, इतने लोग वर्णा सिस्टम में शूद्र के नीचे है। और जो जिसे यहां पर शूद्राज क्रांति शब्द प्रयोग किया गया है, वो शूद्र जातियों की संख्या 3743 जातियां है। मंडल कमीशन के अनुसार 3743 जातियां, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो लोग इस देश में सारे के सारे वर्णा
सिस्टम में अगर SC ST नॉमिनी टाइप छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे शूद्र वर्ण के लोग। कुछ शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उन लोगों को मंडल कमीशन में OBC माना गया। कुछ शूद्र जाति के लोगों को मंडल कमीशन में पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया। आपके हरियाणा में पता नहीं जाट पिछड़े वर्ग में आता है क्या? नहीं आता, मगर वर्ना सिस्टम में वो भी शूद्र है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। हाँ। और सबसे बड़ा तो समाजशास्त्र का फैसला है। ब्राह्मण लोग कहा करते थे बातचीत के क्रम में जाटपुट। जाटपुट इसका क्या मतलब है? जाटपुट के बराबर है, ऐसा कहते थे। ये तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक का वोट सब लोगों को दिया, उसके बाद बहुत सारा बदलाव आया। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं कि जो वर्ना सिस्टम में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, ये त्रैवर्णिक लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है। मगर अभी जो दूसरा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, और क्षत्रिय वर्ण के लोग यहाँ स्टेज पर आए थे, ये उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई राजस्थान से आए। अभी आपने देखा ये क्षत्रिय वर्ण के लोग राजस्थान से आए, ये उन्होंने पगड़ी पहनाई। क्यों है मालूम? भारत में जब ब्राह्मण नहीं आए थे, विदेश में थे, विदेश से जब भारत में आए तो यहाँ जो प्रजा थी वो प्रजा नाग लोग थे। नाग लोग, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। ये जो मौर्य साम्राज्य है, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। नवल वियोगी का नाम सुना होगा, ये आपके इलाके का है। नवल वियोगी डिप्टी डायरेक्टर सर्वे ऑफ इंडिया का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नवल वियोगी, उसने लिखा नागार द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। ये जो मौर्य थे ये नाग लोग थे। नाग लोगों ने देश में साम्राज्य स्थापित किया था। नाग इसके सबसे ज्यादा महान लोग थे। ये नाग लोगों की 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने टुकड़े किए। शेड्यूल कास्ट की 1703, आदिवासियों के 801 और पिछड़े वर्ग की 3743। तो 6247 जाति के टुकड़े ये नाग लोगों के टुकड़े किए। इस देश में हम सब लोग जिसे शूद्र कहा गया वो नाग लोग हैं। आप लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने जाति का गर्व होता है। जाति का गर्व गुलामी का गर्व है। मूर्खता का त्याग करना होगा। क्या कोई ये बात बता सकता है कि हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने जातियां निर्माण की? कोई नहीं बता सकता। बल्कि जो दस्तावेज उपलब्ध है उसके अनुसार ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में इसके दस्तावेजी प्रमाण है। यदि आप मनुस्मृति पढ़ लो तो जातियां कैसे निर्माण हुई उसके सबूत आपको मिले। और ये जातियां निर्माण करने वाला ग्रंथ ये ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया गया और ब्राह्मणों ने जातियां निर्माण की। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति का निर्माण हुआ। कितने लोगों को पता है हमारे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को कितने लोगों को पता है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को कितने लोगों को पता है? मैं तो पूछता ही नहीं। अनपढ़ लोगों को पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है। पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं।
मनुस्मृति लिखी गई। कितने लोगों को पता है रामायण लिखा गया? हमारी हत्या करने के बाद रामायण लिखा गया, कितने लोगों को पता है? 2-4 लोगों को पता है, वो भी जरा सुनने के बाद पता है। ये जो बातें करने वाले हैं वो वीडियो देखते रहते हैं, तो मुझे मालूम है। साथियों, सम्राट गोदक मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। सम्राट गोदक मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। बुद्ध के प्रवचन में, ध्यान रखो, बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। उसमें एक जातक कथा है, दशरथ जातक कथा। उस दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। वहां से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा गोदक मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने दशरथ जातक की चोरी की और चोरी करके रामायण लिखा। अरे आप लोगों को क्या पता होगा, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, ब्राह्मण लोग मैं जो कह रहा हूं से गलत साबित कर दे। आपको क्या पता है? आप लोगों को क्या पता है? मैं तो उन पंडितों को जो दावा करते हैं जो पंडित है, जिनको कोई समझ ही नहीं है, उनको चुनौती देने का क्या मतलब है? पंडित बोलते ना अपने आप को बहुत अकल है, बोलते ना बोलो। उनको चुनौती देकर कह रहा हूं कि तुम्हारे पुरखों ने दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। एक चुनौती देकर कह रहा हूं, ये रामायण शौर्य कर्म है। किसी की औकात है और किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला तो मेरे साथ बहस करने के लिए आया। और मैं अपने लोगों को बहस करने के लिए चुनौती नहीं दे रहा हूं, ब्राह्मण को वो आया। पहली बात आपको बोल रहा हूं, ठीक है? एक जातक कथा, दशरथ जातक कथा की चोरी करके सम्राट गोदक मौर्य की हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी गई। हो गया? रामायण छोटी, महाभारत बड़ा है। रामायण छोटी, महाभारत बड़ा है। तो ब्राह्मणों ने 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। महाचोरी, ये महाभारत नहीं है, ये महाचोरी। और ये चोरी छोटे मोटे चोरों ने नहीं की, बड़े बड़े चोरों ने की, जिनके नाम बड़े सत्कार से आप लेते रहते हैं। हमारे लोग बड़े आदर सत्कार से लेते रहते हैं। उनके पिछवाड़े पे लात मारने के लिए लिखा उन लोगों ने, हमारे लोगों ने। तो ये जो चोर कर्म उन्होंने लिखा, चोरी करके, ये धर्म ग्रंथ के नाम पर हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में थोपा। ये ब्राह्मणवाद का प्रचार करने के लिए लिखे गए धर्म ग्रंथ है, ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने लिख के रखा हुआ है। बाबा साहब आंबेडकर ने ये लिख कर रखा। आज तक बाबा साहब आंबेडकर ने जो सवाल उठाए, किसी सवाल का
नहीं दिया, किसी सवाल का ब्राह्मण जवाब नहीं दे पाए। साथियों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये सारे धर्म ग्रंथ, जिसे ब्राह्मण लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, महाभारत में लड़ाई है, महाभारत में मारकाट है, रामायण में खून खराबा है, महाभारत में खून खराबा है, भाइयों और भाइयों में ही लड़ाई है? बिल्कुल। उसको धर्म ग्रंथ का एक भाई दूसरे भाई को मार लिया, हरियाणा की भाषा में बोला, एक भाई दूसरे भाई को मार लिया, हरियाणा की भाषा। तो वो धर्म ग्रंथ बनाकर आपके दिमाग पर थोपा, और ये थोपने के पीछे जो बुद्ध के द्वारा जो विचारधारा उन्होंने प्रचार में लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र था। बुद्ध का आंदोलन, बुद्ध की क्रांति, जिसे आप शूद्र क्रांति कहते हो, अरे बुद्ध के बाद इस देश में शूद्र क्रांति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य, इन लोगों ने जो क्रांति की, ये बुद्ध के विचार के वजह से क्रांति की, इसकी वजह से क्रांति हुई। और हमारे समाज में राजा नहीं सम्राट हो गए। कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? हजारों राजाओं को मिलाकर एक सम्राट होता है, ये भी हमारे लोगों को पता है। तो सम्राट हमारे पुरखों के द्वारा, हमारी महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा एक शूद्रा नाम की क्रांति हुई, और उसकी बदौलत एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में यह क्रांति हुई, जिसे आप शूद्राज क्रांति कहते हो। जिस विचारधारा के बदौलत यह क्रांति हुई, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए रामायण और महाभारत लिखी गई, जिसे आप अपने सर पर महान पवित्र धर्म ग्रंथ समझकर सर पर रखते हो। अरे तुम्हारे सत्यानाश के लिए लिखा गया। मैंने जब कहा, लिखा कि ये जो रामायण है दशरथ जातक की चोरी है, वो एक द्विवेदी नाम का ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया और कहने लगा कि विश्राम जी, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। मानता नहीं ब्राह्मण, और कहा चलो मान लेता हूँ, तो जो अभी राम है, कम से कम उस राम को तो मानो। चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि हमने दशरथ जातक से राम की चोरी की, रामायण लिखी, तो अब तो आप राम को मानो। मैंने कहा, जब दशरथ जातक का ओरिजिनल राम मेरे पास है, तो साले तेरा डुप्लीकेट राम क्यों मानो? चुप हो गया, दोबारा गायब हो गया, आया नहीं। मेरे पास ओरिजिनल है, साला तेरा डुप्लीकेट क्यों मानो? साथियों, हमारे लोगों को इस देश में 6247 जाति के जो टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, हम लोगों को आजादी के दौरान ये बताया जाता था कि अंग्रेजों का जो रूल है वो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। चलो हम मान लेते हैं अंग्रेजों का राज बांटो और राज करो का सिद्धांत था, तो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने कितने किए? शेड्यूल कास्ट के 1703, आदिवासियों के 801, ओबीसी पिछड़े वर्ग के 3743, तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े किए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है?
मना किया था। मैं ब्राह्मणों पर ज़्यादातर दया करता हूँ, मैं उनके बातों को ज़्यादा ये महत्व नहीं देता, क्योंकि वो दया के पात्र लोग हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं है। और इस देश के 85% लोगों के दया पर इस देश में वो निवास बरकत है और उनकी जान को कोई अभी तक खतरा नहीं है। वो हमारी दया की। अगर हमारे लोग दया करना छोड़ दे तो चटनी, हमारे लोग नाश्ते में चटनी करके खाते ना, 85% उतना भी हिस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लोग दया कर रहे हैं, उसके बदौलत वो इस देश में रह रहे हैं। हाँ, साथियों, ये जो 3000 गुना नामन ज्यादा खतरनाक है, आप लोग उसको पवित्र मानते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना चाहता हूं। आप धार्मिक विमर्श बंद कर दो, सामाजिक विमर्श शुरू कर दो। अगर आप वर्ण व्यवस्था की चर्चा करोगे, जाति व्यवस्था की चर्चा करोगे, अस्पृश्यता की चर्चा करोगे, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की चर्चा करोगे, महिलाओं के दास्तान की चर्चा करोगे, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया, इसकी चर्चा करोगे, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया, इसकी चर्चा करोगे, जागरण फैलेगा, जागरण फैलेगा। धार्मिक विमर्श करोगे तो ब्राह्मण कहेगा कि लोग धर्म विरोधी हैं। तो हमारे लोगों में जाके ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण में इस्लाम धर्म विरोधी है। तो हमारे लोग जांच पड़ताल किए बगैर मान लेते हैं कि ब्राह्मण में इस्लाम धर्म विरोधी, जांच पड़ताल भी नहीं करते, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं चला जांच पड़ताल करने नाम का कोई सिद्धांत नहीं। कोई भी बात जांच पड़ताल करने के बाद मानना चाहिए, जांच पड़ताल करने के बाद स्वीकार करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पूछने के पहले इंजेक्शन लगाता है क्या? मतलब मर जाएगा, मतलब दवा ना खाने से जीवित था, अगर पूछे बगैर दवा लगा दिया तो दवा से मर जाएगा। तो छानबीन करने के बाद बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये हमारे पुरखों के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, ब्राह्मणों का सिद्धांत है। मानो, ब्राह्मणों ने कह दिया जानने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण कहता है अरे ब्राह्मण ने बोल दिया मान लो। बुद्ध ने कहा जानो, मानो नहीं, जान लो। ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है। जब ये सिद्धांत हम लोग स्वीकार कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक लगा देगा। हम लोगों को क्या करना है? 6247 जाति के लोगों को, 6247 जाति के टुकड़ों को जगाओ। ये जाति तुम्हारे बाप दादा के द्वारा बनाई हुई जाति नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति है। जाति का गर्व करने से तुम टुकड़ों टुकड़ों का गर्व करोगे और जाति का गर्व करते रहोगे। 6247 टुकड़े बने रहेंगे, जाति का गर्व छोड़। एक इंसान, मान लो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपनी लड़की ओबीसी के घर में ब्याह देता है, या ओबीसी का व्यक्ति अपनी लड़की शेड्यूल कास्ट के घर में ब्याह देता है, ब्याहने के बाद जानवर पैदा होता है, जानवर पैदा होता है, इंसान ही पैदा होता है ना। तो इंसानों और इंसानों में ये विभाजन पैदा करने वाली जो जातियां है, ये जातियां ब्राह्मणों ने हमारे अंदर टुकड़े पैदा करने के लिए पैदा की, ताकि हम कभी
आज से गांव यानी सेकेंडरी महत्व देने का। अपने आप को कहो कि हम मूल निवासी है और मूल निवासियों में हमारा वंश है नाग लोग है, नाग लोग है, मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। मिलिट्री में हमारे लोगों की रेजिमेंट है, मैं जी जाति का हूं ना, वो रेजिमेंट है। भारत में हमारे रेजिमेंट ने अंग्रेजों को जीत हासिल करवाई। वर्ल्ड वार में भी मेरे जाति के लोग वर्ल्ड वार में भी वहां गए थे, वर्ल्ड वार में भी जीत हासिल करवाई। तो हमारे जो पुरखे हैं वो सारे नाग लोगों के साथ अपने आप को जोड़ो। नाग लोगों के साथ जोड़ने से क्या होगा? आपके अंदर जो हीनता की भावना है कि हम कमजोर हैं, खत्म हो जाएगी। आप बोलते हो आपके अंदर मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी कहते हो, कोई भी ये नहीं बताता कि कमजोरी दूर कैसे हो। कमजोरी दूर करने का तरीका अपने महापुरुषों को, चंद्रगुप्त मौर्य को, नाग को अपना पुरखा घोषित करो। अरे नागों को अपना पुरखा घोषित करोगे, एक कमजोर मानसिकता खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पुरखों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, तो तुम छोटे लोग नहीं हो। ऐसी भावना दिमाग में लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कहो कि हम लोग छोटे जाति के लोग नहीं हैं, हम उन जाति के लोग हैं जिन्होंने इस देश में साम्राज्य स्थापित किया। और कोई काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। और इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक कमजोरी खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों ने कहा, अरे साल में एक आध बार बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हो, फिर 2 साल गायब हो जाते हो, पता नहीं चलता। हरियाणा में दिसंबर 23 तक ऐसे 11 बड़े कार्यक्रम लेंगे। 11 तारीख को दूंगा। हमारे तमाम मानसिक के जो लोग हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हरियाणा में 23 जिले हैं, 2 जिलों को मिलाकर ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे। सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम, 1 महीने में 1 कार्यक्रम, दिसंबर तक ऐसे हम 11-12 कार्यक्रम कर लेंगे और ये कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हरियाणा प्रदेश के बामसेव के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को और जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के संगठन मिलजुल कर जो हम कर रहे हैं, मिलजुल कर करने की सोच बहुत बड़ी सोच है। इस देश का राजा अगर आप अपना बनाना चाहते हो, अगर अपना राजा बनाना चाहते हो तो मिलजुल कर कार्य करना होगा। पिछड़ू रहना चाहते हो तो फिर अलग अलग करो। अगर आप पिछड़ू बनकर ही रहना चाहते हो, पिछड़ू बनकर रहने से रहने का एक तरीका है, अलग अलग छोटी ढपली छोटा राग अपनाते रहो। आज जो सभी लोगों ने मिलकर किया, इतना बड़ा काम किया, हरियाणा के लोगों का मनोबल बढ़ा। ऐसा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हर महीने 1 तारीख आपको दूंगा। बामसेव के सारे प्रदेश के लोगों को वो काम करना है, भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर अगर ऐसा करते हैं तो हर महीने इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। सारी जगह में मेरा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। आधा घंटा तो मुझे पैसा लेने के लिए लगता है, लाइन लगाकर लोग पैसा देते हैं। क्यों? मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता, मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता हूं, तो हमारे लोग मुझे लाइन लगाकर पैसा देते हैं, निधि देते हैं। यहाँ भी
पैसे की कोई कमी नहीं। जो हमारे लोग हैं वो करोड़ों रुपए आपको आंदोलन चलाने के लिए देंगे, मुझे दे रहे। मैं ईवीएम मशीन के संदर्भ में सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा चला रहा हूं। अभी हमारे राजकुमार सैनी जी ने कहा कि हमारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं मगर वोट हमको मिलते नहीं हैं। उसकी वजह ईवीएम है, उसकी वजह ईवीएम है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहा है। अरे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अखबार वालों ने ये खबर आप तक इसीलिए पहुंचने नहीं दी ताकि ये घोटाला उजागर ना हो। इसलिए सारे देश भर में ईवीएम के घोटाले के संबंध में सारे देश भर में जागरण अभियान चला रहा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इस मुद्दे पर भारत बंद करेंगे। जब तक ईवीएम का बंदोबस्त नहीं होगा आपकी 85-90% संख्या बैलेट पेपर में दिखाई नहीं देगी। वो ईवीएम मशीन चुराते रहेंगे। तो ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना होगा। ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए भी पहले ईवीएम में घोटाला कैसे होता है वो समझना होगा। इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। ईवीएम में घोटाले के सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। तो इसका बड़ा लगभग 365 दिन तक चलने वाला आंदोलन हम लोग चला रहे हैं ईवीएम के विरोध में। 21 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन का। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो हरियाणा में शुद्धराज क्रांति के नाम पर आप लोगों ने लहर पैदा की, इस लहर को आगे बनाए रखने के लिए हर महीने हम लोग कम से कम सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इस लहर को बनाए रखेंगे। इसके लिए मैं हर महीने 1 तारीख यहाँ आता रहूंगा। आप लोग इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जब तक हम अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं करते तब तक हमारी ओबीसी की, जाति आधारित गिनती की या तमाम प्रकार की कोई भी समस्या मांगने से हल होने वाली नहीं है। हमें अपना आंदोलन खड़ा करना होगा। धन्यवाद।